वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 11 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा पहला आर्टिकल ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 के रिजल्ट्स को रिलीज़ किया है। ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और तब इसका उद्देश्य ये था कि क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग का जो मैकेनिज्म है उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। ईज 2.0 या 2.0 जो है वो एक्चुअली में ईज 1.0 का ही एक रिफॉर्म्ड वर्जन है। मतलब यहाँ पर जो प्रयास 1.0 में किए गए थे उन्हें थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि हम अच्छे आउटकम अवेल कर सकें। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा और बाकी रिलीज तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करती है। पैरामीटर्स देखिए, इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको 6 थीम्स में रैंक किया जाता है। वो 6 थीम्स ये हैं कि वो कितना रिस्पॉन्सिबली बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, कस्टमर्स को वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो कितना क्रेडिट यानी कि लोन दे पा रहे हैं, जो उदय मित्र एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया उसमें वो कितने अच्छे से लोन वगैरह प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटाइजेशन की दिशा में उन्होंने क्या काम किया और वो किस प्रकार से गवर्नेंस वगैरह में जो आउटकम है उसे इंश्योर कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं। देखिए, अलग अलग थीम्स में 3-3 बैंक्स को रैंक किया जाता है। आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जानते रहिए किस प्रकार की रैंकिंग दी जाती है, बाकी आपसे डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा। जो अगला टॉपिक है वो ई गोपाला ऐप के बारे में है। हाल ही में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ई गोपाला ऐप को लॉन्च करेंगे। ये जो ऐप है ये एक्चुअली में किस लिए है? ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस और इन्फॉर्मेशन पोर्टल है। ठीक है, ये एक प्रकार का पोर्टल प्रोवाइड करवाएगा जिसे सीधे फार्मर्स एक्सेस कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। ये अपने प्रकार का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है कंट्री में फार्मर्स के लिए। ये देखिए कई तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करेगा, लाइक जो लाइफ स्टॉक हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें मैनेज कर लेगा, उन्हें बाई और सेल किया जा सकेगा इस प्लेटफॉर्म की मदद से। एट द सेम टाइम बाई और सेलिंग ऑफ डिसीज फ्री जर्म प्लाज्म का मतलब होता है वो जर्म सेल्स जिनका इस्तेमाल हम ब्रीडिंग में करते हैं। ठीक है, तो उनकी बाइंग एंड सेलिंग हम मैनेज कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एनिमल्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार किया जाता है या उनमें सीमन इंसर्ट किया जाता है। जो वेटरनरी फर्स्ट एड है, वैक्सीनेशन है, ट्रीटमेंट है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, अवेलेबल करवाई जा सकती हैं। फार्मर्स को गाइड किया जा सकता है एनिमल न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लॉन्च किया गया है। जो अगला आर्टिकल है वो डिप्यूटी स्पीकर के बारे में है लोकसभा के। कांग्रेस ने अभी हाल ही में कैंपेन स्टार्ट किया है डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए लोकसभा में। देखिए, सामान्यतया जो डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होती है वो अपोजिशन पार्टी को ही ऑफर की जाती है। इन दैट केस कांग्रेस अपने जो मेंबर हैं उनको इस पोस्ट के लिए कैंपेन करेंगे। आर्टिकल 39 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों के इलेक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है डिप्यूटी स्पीकर का लोकसभा में, जो वैसे तो सिंबॉलिक ही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। रियल अथॉरिटी तो इनके पास बहुत ही कम होती है या एक्सेप्शनल केसेस में आ जाती है अगर कोई जो स्पीकर की पोस्ट है वो खाली हो जाए किसी भी कारण से। जब ये डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पर आ जाते हैं तो इन्हें अपनी पार्टी से रिज़ाइन करने की आवश्यकता नहीं होती ओरिजिनल पार्टी से। यद्यपि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इम्पार्शियल रहेंगे, मतलब अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त जो पार्टी इंक्लाइनेशन है वो शो नहीं करेंगे, बट फिर भी ये आवश्यक नहीं कि वो अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दें। रोल एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो बीमारी की वजह से या मृत्यु की वजह से अपना पद खाली कर देते हैं तो या फिर वो छुट्टी पर चले जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो जो डिप्यूटी स्पीकर हैं वो उनके पद पर आ जाते हैं। यूजुअली डिप्यूटी स्पीकर का जो चुनाव है वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग होती है उसमें कर लिया जाता है। बाई कन्वेंशन अपोजिशन पार्टी को ये पोस्ट ऑफर की जाती है। ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक ये लोकसभा के मेंबर हैं। या तो वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे तब भी उनका ये पद समाप्त हो जाएगा, या वो रिज़ाइन कर दें। जब उन्हें रिमूव करने की बात आती है, रिमूवल के प्रोसेस में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म इस्तेमाल होता है, दैट इज ऑल द देन मेंबर्स। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितनी वैकेंट सीट हैं हम उन्हें माइनस कर देते हैं, फिर जो मेजोरिटी मिलती है उसे इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए कि राज्यसभा में 245 सीट्स हैं लेकिन 45 लोग अब्सेंट हैं, तो जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी संख्या है 200, तो जो इफेक्टिव मेजोरिटी निकलेगी दैट विल बी 50% + 1 यानी कि 101। तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है। जो अगला आर्टिकल है वो आत्मनिर्भर भारत अराइज
अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ये है कि रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए। इसमें कई तरीके की मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर देखिए जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ 4 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी। दोज आर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कुछ एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज भी होंगी जिसमें पार्टिसिपेट करेंगी और हम कुछ नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए चैलेंज ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें 15 नए चैलेंजेस रखे जाएंगे स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमई इकोसिस्टम्स के लिए। उनको बोला जाएगा कि आप इसको सॉल्व करिए। अगर वो उन चैलेंजेस को कंप्लीट करते हैं तो उसमें जो भी बढ़िया चैलेंजेस कंप्लीट होंगे उनको 50 लाख तक का फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा ताकि हम उसे थोड़ा आगे बढ़ा सकें या उसे आगे ले जा सके ग्राउंड लेवल पर। जो अगला आर्टिकल है वो रोगन आर्ट के बारे में है। ये सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल रोगन आर्ट जो है वो पेंडेमिक की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ये है क्या? देखिए, रोगन जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऑयल यानी कि तेल। इससे ये अंदाज़ा लग गया कि एक प्रकार की ऑयल पेंटिंग होगी या ऑयल का इस्तेमाल करके इस पेंटिंग को बनाया जाता होगा, इस आर्ट को तैयार किया जाता होगा। ये पर्शियन वर्ड है रोगन, जिसका मतलब ऑयल होता है। ये क्लोथ प्रिंटिंग है, मतलब क्लोथ के ऊपर प्रिंटिंग करके इस आर्ट को तैयार किया जाता है और गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रैक्टिस की जाती है। ये इंडिया में कैसे आई? देखिए, खत्रीज ने, जो कि एक प्रकार की मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी सिंध पाकिस्तान में, वो जब इंडिया की ओर आते हैं तो वो अपने साथ ये आर्ट फॉर्म लेकर आते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो एक ऑयल इस्तेमाल किया जाता है जिसे कैस्टर ऑयल कहा जाता है। कैस्टर का मतलब होता है रेड़ी। अगर आप किसी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने इसे ज़रूर देखा होगा। इसका पौधा कुछ यूं होता है और जो इसके बीज होते हैं वो इस प्रकार से आपको मिलते हैं। कई बार आपने सोशल मीडिया पे इस बीज का इस्तेमाल कोरोना को मीम बनाकर देखा होगा कि वो इस बीज को रख देते थे और कहते थे कि हमने कोरोना पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये रेड़ी का ही बीज है। इसको सबसे पहले कोल्ड वाटर में मिक्स करते थे जहाँ पर वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, फिर उसमें नेचुरल कलर मिलाते हैं और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से उसको क्लोथ के ऊपर फ्लोरल या एनिमल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं इस पेंटिंग में। ठीक है, जो अगला आर्टिकल है वो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। इसे रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा और ये हर 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है। 1998 से ही इसे पब्लिश किया जा रहा है। ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होता है जो कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशंस के बेसिस पे तैयार किया जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब होता है कि हम नेचुरल कैपिटल की कितनी डिमांड कर रहे हैं, उसे ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई, जैसे कि 68% जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो 1970 से लेकर 2016 के बीच में कम हो चुकी है। 75% जो अर्थ का आइस फ्री लैंड सरफेस है हम उसे सिग्निफिकेंटली एल्टर कर चुके हैं। ज़्यादातर जो समंदर का इलाका है वो पोल्यूटेड हो चुका है। 85% एरिया वेटलैंड्स का हमने खो दिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ड्राइवर है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो है लैंड यूज चेंज। लैंड का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हमने जो जंगल थे उन्हें काटकर एग्रीकल्चर पर्पज से इस्तेमाल किया और अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है वो लैंड यूज़ को, जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं लैंड यूज़ की वजह से, उसकी वजह से हो रहा है और वो ज़्यादा यूरोप और सेंट्रल एशिया में देखा गया। जो मोस्ट थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटेंड पाया, वो है फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस जो हमें मिला है वो लैटिन अमेरिका में मिला है, दैट इज 94%। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वैसे इन पॉइंट्स को मीन्स में भी यूज़ किया जा सकता है। जो अगला आर्टिकल है वो नेशनल बंबू मिशन के बारे में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया 22 बंबू क्लस्टर्स को। ये है क्या? देखिए, नेशनल बंबू मिशन जो है उसे 2018-19 में लॉन्च किया गया था ताकि जो एक वैल्यू चेन है बंबू सेक्टर में हम उसे क्रिएट कर सकें और बंबू कल्टीवेटर्स को थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। इसे हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब ये है कि सेंटर में हम एक हब बना देते हैं। ये हब या तो चीज़ों को अपनी ओर लेकर कस्टमर्स तक पहुंचाएगा या फिर यहाँ से चीज़ें निकलकर कस्टमर तक पहुंचेंगी। मतलब एक हब होगा और उसके चारों ओर कुछ एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज होंगी। तो इसी मॉडल को नेशनल बंबू मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। ये फार्मर्स को, जो बंबू फार्मर्स हैं, उनको मार्केट से कनेक्ट करेगा ताकि वो मार्केट की अच्छी तरीके से एक्सेस अवेल कर सकें। सेक्टर स्किल काउंसिल्स को स्टैब्लिश किया जाता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। वो इन बंबू फार्मर्स को स्किल प्रोवाइड करवाएंगे। अगर उनके पास पहले से स्किल है तो उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जो नेशनल बंबू मिशन है वो लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट करेगा और जो हमारा एक अभी मिशन चल रहा है वोकल फॉर लोकल के लिए, उसे भी इंसेंटिवाइज करेगा। जो अगला आर्टिकल है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कुछ चीज़ों को इनॉग्रेट किया, लाइक सीमन स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया पूर्णिया बिहार में। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
लैब को इस्टेब्लिश किया गया एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में पटना में। यहाँ पर लैब में ब्रीडिंग करवाई जाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। गोकुल मिशन के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ हुआ है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, गोकुल मिशन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि हम इंडिजीनियस ब्रीड जो है उसे साइंटिफिक मैनर में कंजर्व और डेवलप कर सकें। ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिजीनियस ब्रीड को कंजर्व कर सकें और जो उनका जेनेटिक मेकअप है उसे डेवलप कर सकें, मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा। 100% ग्रांट इन एड के बेसिस पर ये रन करेगा, मतलब 100% जो पैसा है वो ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा इस मिशन के लिए। और इसमें गोकुल ग्राम डेवलप किए जाएंगे जहां पर कैटल्स को प्रमोट किया जाएगा, इंडिजीनियस कैटल को इंटीग्रेट करते हुए उनको इस तरीके से फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि उनको ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके या उनके यूज़ को इंसेंटिवाइज किया जा सके। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आपके सामने है, इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला आपको स्टेटमेंट दिख रहा है ये गलत है। ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स को हमने पढ़ा था, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो ये गलत है। ई गोपाला ऐप को कंज्यूमर मिनिस्ट्री इसे तैयार कर रही है और कंज्यूमर को इजी एक्सेस दिया जाएगा, ये भी गलत है। इसमें कंज्यूमर मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। डिप्यूटी स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं लीव एंड एब्सेंस में, ये तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रोगन आर्ट आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है, गलत है। गुजरात के कच्छ में प्रैक्टिस की जाती है। और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो तैयार करता है, रिलीज करता है, ये तो करेक्ट है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।